पार्लियामेंट फ्रॉम माई नोट्स। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ना उसको वेस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं, और ये आर्टिकल 79 से लेके 122 के बीच में है, पार्ट 5 में। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? तो प्रेसिडेंट है, लोकसभा है रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया, और राज्यसभा है जो रिप्रेजेंट यूटीज़ एंड स्टेट्स। और एक चीज़ है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है ना उसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, उसमें क्राउन होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जो लोअर कहते हैं उसको, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जो अपर हाउस होता है। ठीक है, और अमेरिकन पार्लियामेंट में क्या है, और अमेरिकन पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या क्या होता है कम्पोजिशन? सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है उसमें जो कि लोअर हाउस होता है, और सेनेट होता है जो कि अपर हाउस होता है, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सो पहले बात हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सो राज्यसभा में जो है ना मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड इनडायरेक्टली हो सकते हैं और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हो सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंटली कितने हैं? टोटल 245 सीट्स हैं, जिसमें से कि 233 जो है ना वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। और जो फोर्थ शेड्यूल होता है ना वो हमारा डील किससे करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज़, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं लोकसभा की स्ट्रेंथ को। सो मैक्सिमम इसमें कितने हो सकते हैं? 552, और 5 इसमें से भी जो 550 होता है ना वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली। और डायरेक्टली कहाँ से? उसमें से भी जो 530 जो होता है ना वो स्टेट से डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए, और 20 जो है ना वो यूटी से, और 2 जो होते हैं ना नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियंस, ये हट चुका है वैसे अभी। लेकिन अभी प्रेजेंटली कितने हैं? 545 है, जिसमें से कि 543 जो है ना वो इलेक्टेड है, और इनसे इसमें से भी जो 524 जो है ना वो स्टेट्स हैं, और 19 जो है ना वो यूटी से आते हैं इलेक्टेड, और 2 जो है ना वो नॉमिनेटेड है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। सो राज्यसभा में ना राज्यसभा जो मेंबर्स होते हैं ना इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और कौन से होते हैं? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं, और इनका जो सीट एलोकेशन होता है ना बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है। अब हम देखते हैं लोकसभा के बारे में। सो लोकसभा जो होता है ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है। कौन से जो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 था ना उसने रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, से याद रखना है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज़ का, यूनियन टेरेटरीज़ का। सो राज्यसभा है ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और ओनली जो दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ये याद रखना है। और लोकसभा में क्या सीन है कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और यूटीज़ में अपना डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल होता है, एक्ट 1965। ये याद रखना है कि जो लोकसभा में जो यूटीज़ का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। सो लोकसभा में ना डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और कौन से उसमें एक्ट के तहत? यूटीज़ यूनियन टेरेटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 के तहत। और अब देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा में 12 होते हैं, जो कि बेस्ड ऑन लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज। ठीक है, याद रखना है। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस थे, अभी शायद नहीं है, याद कन्फर्म कर लेना इसको। अब हम देखते हैं इलेक्शन टू द लोकसभा। सो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जो कि बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे होती हैं, और डिलिमिटेशन कमीशन जो है ना वो 1952, 1962, 1972, 2002 में रीएडजस्टेड आफ्टर ईच सेंसस। ठीक है ना। और 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 डिलिमिटेशन बेसिस ऑफ 2001 एक सेंसस पे कर दिया था। और रिजर्वेशन ऑफ SC/STs अपना भी 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ऑन 2001 सेंसस। मतलब याद रखना है डिलिमिटेशन कितनी बार हो चुका है? 4 बार हो चुका है। कब कब? 1952, 62, 72 और 2002। और लोकसभा में जो इलेक्शन होता है ना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेसिस पे होता है। अब हम देखने जा रहे हैं ड्यूरेशन के बारे में। सो जो राज्यसभा होता है ना नेवर डिजॉल्व, मतलब कभी डिजॉल्व ही नहीं होता है, और 1/3 जो मेंबर्स होता है रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ये भी याद रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ना नो फिक्स टर्म, कोई भी फिक्स टर्म इसका नहीं होता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 जो है ना फिक्स फॉर 6 ईयर्स, मतलब इनका टेन्यूर जो होता है ना फिक्स नहीं होता, वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 है ना उसने फिक्स किया है। और जो फर्स्ट बैच था ना उसको लॉटरी के बेसिस पे किया गया था। और लोकसभा जो है ना वो 5 ईयर्स के लिए होता है, और प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व बिफोर, ठीक है ना। और इसमें कोई कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट, ये भी याद रखना है। और जो टर्म होता है ना कैन एक्सटेंड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, ये भी याद रखना है। एनी लेंथ इन इमरजेंसी के टाइम पे, ये तो हमने पढ़ाई था इमरजेंसी के बारे में। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। सो राज्यसभा में क्वालिफिक एज कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 30 ईयर्स। लोकसभा में कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 25 ईयर्स। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था 1951 उसने
रजिस्टर्ड इलेक्टर मस्ट बी SC ST फॉर रिजर्व सीट, ये भी याद रखना है। किस वाले में था? RPA 1951। सो जो RPA 1951 जो है ना टारगेट EPSC से, उससे भी कर लेना है उसको। अब देखते हैं हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। सो भाई RPA 1951 एडिशनल जो है ना, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है? कन्विक्टेड इम्प्रिजनमेंट ग्रेटर देन 2 years होगा ना, नॉट प्रिवेंटिव के केस में तभी भी ये डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द कॉर्पोरेशन वेयर गवर्नमेंट जो है ना ग्रेटर देन 25% शेयर है, ठीक है, और प्रेसिडेंट डिसीजन इज़ फाइनल, ये भी याद रखना है। अब हम देखते हैं वैकेटिंग ऑफ सीट्स। सो डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेटिंग ऑफ सीट्स कैसे हो सकता है? डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाए, या तो एब्सेंस फॉर 60 days, और उसमें से भी जो 4 consecutive days प्रोरॉग नॉट काउंटेड, ये भी याद रखना है। रिज़ाइन कैसे हो सकता है? सो जो डबल मेंबरशिप होगा तब रिज़ाइन, डबल मेंबरशिप रिज़ाइन RPA 1951 ये भी है। मस्ट इंटीमेट इनटू विदिन 6 days, विदिन 10 days, ठीक है, ये याद रखना है। इफ इलेक्टेड बोथ हाउसेज, इफ इलेक्टेड 2 seats सेम हाउस मस्ट लीव वन और बोथ वैकेंट, ये भी याद रखना। डबल मेंबरशिप होगा तो क्या क्या उस पर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, ठीक है ना। ये किस में दिया था? RPA 1951। अब देखते हैं हम लोग सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में। सो जो पार्लियामेंट होता है ना वो डिटरमाइन करता है सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, लाइक स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर्स हो गया, चेयरमैन हो गया, डिप्टी चेयरमैन हो गया, ये कौन, इसका भी कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। और ये चार्ज होते हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज होते हैं, याद रखना इसको। और जो समचुरी अलाउंस होता है ना, समचुरी अलाउंस अपना क्या, वो किसको मिलता है? स्पीकर को, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर मिलता है, और डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी चेयरमैन को मिनिस्टर ऑफ स्टेट के इक्वलेंट मिलता है। अब हम देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। सो वॉलंटरी होता है, गिव्स मेंबरशिप, और जो वोट अगेंस्ट पार्टी होता है। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या? कि या तो वॉलंटरी गिव ऑफ मेंबरशिप हो सकता है, या नॉट अगेंस्ट पार्टी हो सकता है, इंडिपेंडेंट इलेक्टेड जॉइंस पार्टी हो सकता है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स होता है ना जॉइन पार्टी आफ्टर 6 month, ये भी हो सकता है, आफ्टर 6 month होता है। और जो क्वेश्चन, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल बाय चेयरमैन इन राज्यसभा और स्पीकर इन लोकसभा डिसाइड करता है, ये भी याद रखना, ये तो पढ़े ही हैं। अब हम देखते हैं स्पीकर के बारे में। सो इनका जो इलेक्शन एंड टेन्योर होता है ना, जो इलेक्शन एंड टेन्योर के बारे में देखते हैं। सो दे आर इलेक्टेड अमंग देमसेल्व्स इन लोकसभा, और डेट ऑफ इलेक्शन जो होता है ना कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। और रिजाइन टू डिप्टी स्पीकर, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर है, याद रखना है, प्रेसिडेंट नहीं है। और रिमूव बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। व्हेन रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस करता है, मतलब जब रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल होगा ना तो स्पीकर जो है ना वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। और ये क्या करता है? होल्ड ऑफिस टिल न्यू इलेक्टेड लोकसभा मीट्स, ये भी याद रखना है। अब हम देखते हैं रोल, पावर एंड फंक्शन के बारे में ऑफ स्पीकर। सो ये हेड ऑफ लोकसभा होता है, और गार्जियंस ऑफ पावर, गार्जियन ऑफ पावर्स होता है, प्रिविलेजेस। और जो द हाउस क्या लिखा है, और द हाउस का होता है, हेड होता है, और कमिटीज़ का भी हेड होता है, और ये प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन भी होता है। और जो डिसीजन इन द पार्लियामेंट होता है ना, मैटर्स इनके फाइनल हो जाते हैं, ये जो डिसीजन लेगा वो फाइनल है। और जो कोरम है ना, वन, अब हम देखते हैं कोरम के बारे में। सो 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। डिसाइड मनी बिल, ये मनी बिल को भी यही डिसाइड करता है स्पीकर। और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये भी याद रखना है, ठीक है। ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट कमिटीज़, ये भी याद रखना है। और जो चेयरमैन ऑफ, ये किसका किसका चेयरमैन होता है? चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होता है, रूल्स कमेटी होता है, जनरल पर्पस कमेटी के ये चेयरमैन होता है। अब हम देखते हैं पावर फ्रॉम 3 सोर्सेज, इसके पास पावर कहाँ से आते हैं? 3 सोर्सेज है। पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से भी आता है। और क्या होता है? पार्लियामेंट कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से आता है, रेसिड्यूरी पावर से, ठीक है, याद रखना है। अब हम देखते हैं डिप्टी स्पीकर के बारे में। सो आफ्टर इलेक्शन ऑफ स्पीकर, जो होता है ना डेट फिक्स बाय स्पीकर, मतलब जब स्पीकर इलेक्ट हो जाए ना उसके बाद आता है डिप्टी स्पीकर का नंबर, जो कि डेट कौन यहाँ पे फिक्स करता है? स्पीकर करता है, ना कि प्रेसिडेंट करता है उसके केस में, स्पीकर केस में। और ये जो होता है ना नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ स्पीकर। और जब भी वेनएवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमिटी जो होता है ना बिकम्स, मतलब बिकम्स इट्स चेयरमैन, ठीक है ना। मतलब ये जब भी कोई किसी भी कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर होगा ना तो उसका चेयरमैन बन जाएगा। नॉट प्रिसाइड व्हेन रिमूवल रेजोल्यूशन, जो होता है ना फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट करेगा ये। यहाँ पे याद रखना है कि नॉट प्रिसाइड व्हेन रिमूवल रेजोल्यूशन इस पास, ये भी याद रखना है, और फर्स्ट इंस्टेंस में ही इसको वोट करना है। पहले वाले में क्या था? उसमें प्रेसिडेंट प्रिसाइड कर सकता था, लेकिन इसमें नहीं प्रिसाइड करेगा।
और जो इस एक चीज़ और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो है ना, इनका ओथ नहीं होता है, नो ओथ। अब हम देखते हैं थोड़ा कन्वेंशन के बारे में। सो स्पीकर जो है ना वो रूलिंग पार्टी से जनरली होता है, और डिप्टी स्पीकर जो होता है ना वो अपोजिशन पार्टी से होता है, ये भी याद रखना है। और जो फर्स्ट स्पीकर थे वो हमारे फ्रेडरिक वाइट थे, और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर जो थे ना वो सचिदानंद सिन्हा थे, ये भी याद रखना है। अब हम देखते हैं ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन थे फर्स्ट स्पीकर, वो कौन थे, जीवी मावलंकर थे, और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर अपना अनंत श्यामनम अयंगर थे, ये भी याद रखना है। अब हम देखते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। सो जो स्पीकर होता है ना नॉमिनेट लेस देन 10 चेयरपर्सन, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, प्रिसाइड्स व्हेन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होते हैं, तब कौन करता है, पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा। और जब भी व्हेन हाउस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर वैकेंट होता है तो पैनल नॉट प्रिसाइड, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जो होता है ना वो अपॉइंट करता है मेंबर को, ये याद रखना है। कि जब हाउस ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वैकेंट होगा ना, तब ये पैनल जो है ना प्रिसाइड नहीं करेगा, तब प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और इनका फंक्शन क्या होता है, जब ये एब्सेंट होते हैं तभी करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। अब हम देखते हैं स्पीकर प्रोटेम के बारे में। सो जो स्पीकर होता है ना वो गेट इमीडिएट आफ्टर फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट द सीनियर मोस्ट मेंबर प्रिसाइड्स फॉर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ठीक है ना। मेन ड्यूटी टू एडमिनिस्टर ओथ। सो ओथ वगैरह कौन लेता है, स्पीकर प्रोटेम कराता है। अब हम देखते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। सो ये कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, रिमूव ओनली इफ रिमूव्ड ओनली इफ रिमूव्ड बाय एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। मतलब जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है ना वो कब रिमूव होगा, ओनली इफ अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाया गया तो, ठीक है ना। मतलब एज अ चेयरमैन उसको हटाया नहीं जा सकता जब तक कि वो वाइस प्रेसिडेंट है। और नॉट प्रिसाइड व्हेन द रिमूवल रेजोल्यूशन, ठीक है ना। जब भी रिमूवल रेजोल्यूशन हो तब नॉट ये प्रिसाइड नहीं करेगा। ऑल्सो कैन नॉट वोट नॉट इवन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है ना। अभी हमने 3 चीज़ देख लिया। स्पीकर वाला जो था वो तो प्रिसाइड करता था, लेकिन वो उसको फर्स्ट इंस्टेंस में करना था। डिप्टी स्पीकर में ऐसा है कि वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है और वो भी फर्स्ट इंस्टेंस में करेगा। और चेयरमैन के केस में ऐसा है कि वो प्रिसाइड नहीं करेगा और ऑल्सो ये वोट भी नहीं कर सकता, नॉट इवन इन फर्स्ट इंस्टेंस, ये भी याद रखना है। बिकॉज ये जो होता है ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, याद रखना है। और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है ना वो मेंबर ऑफ राज्यसभा का ही होता है, ठीक है ना। और इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ इलेक्टेड होते हैं। और ही इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन, ये भी याद रखना है। और नॉट प्रिसाइड व्हेन रिमूवल रेजोल्यूशन, ठीक है ना। जब रिमूवल रेजोल्यूशन होगा ना तब ये प्रिसाइड नहीं करेगा, पर हाँ ये वोट कर सकता है। और रिमूवल जो होता है ना वो इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है, ठीक है ना, याद रखना। अब हम देखते हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। सो जो रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है ना वो सेक्रेटरी जनरल हेड होता है ना वो डिटरमाइन करता है। और ये सब परमानेंट ऑफिसर, ठीक है ना, और अपॉइंटेड बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ये याद रखना है। जो लीडर इन पार्लियामेंट कौन कौन सा होता है, लीडर्स इन पार्लियामेंट। सो पहला कौन होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो कि रूल्स ऑफ लोकसभा होता है। रूल्स ऑफ लीडर ऑफ हाउस रूल्स ऑफ लोकसभा फॉलो करता है। पीएम है नॉमिनेटेड बाय हिम होता है, जो कि पीएम और नॉमिनेटेड बाय हिम होता है। और 1977 में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया इसको, लीडर ऑफ हाउस को, ठीक है ना। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है ना वो लार्जेस्ट पार्टी के मेंबर होता है, ठीक है ना। और ऐसी पार्टी जो होती है जो ग्रेटर देन 1/10 ऑफ द सीट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ पाई होती है वो अपोजिशन पार्टी होती है। और ये पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट मिला था इसको। और सैलरीज एंड अलाउंसेज जो होता है ना अदर इक्वल्स टू कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। और 1977 में इसको भी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया। तीसरा क्या है, विप है। सो विप में नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और असिस्टेंट फ्लोर लीडर कहते हैं इसको। और चेक अदर मेंबर्स, ये याद रखना है, ठीक है ना। मतलब लीडर्स इन पार्लियामेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो लीडर ऑफ हाउस होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और विप होता है। अब हम देखते हैं सेशंस के बारे में ऑफ पार्लियामेंट। सो पीरियड बिटवीन सिटिंग ऑफ द हाउस, उसको हम लोग सेशंस कहते हैं। बिटवीन सिटिंग ऑफ द हाउस एंड प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, मतलब ये है जो सेशंस किसको कहते हैं, पीरियड बिटवीन सिटिंग ऑफ हाउस एंड प्रोरोगेशन स्लैश डिसोल्यूशन, ठीक है ना। और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, इट शुड बी लेस देन 6 मंथ। और डिवाइडेड इन मीटिंग्स में डिवाइडेड होता है। अ पीरियड बिटवीन रिकॉग्निशन प्रोरोगेशन ऑफ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन न्यू सेशन अपना कौन सा होता है, उसको रिसेस कहते हैं, ठीक है। और एडजर्नमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। सो एडजर्नमेंट होता है ना सस्पेंड सिटिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम के लिए।
और पावर लाइज इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन कॉल बिफोर, ये भी याद रखना है कि पावर लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन कॉल बिफोर, ठीक है। और अब हम देखते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। सो इसमें क्या होता है ना, टर्मिनेट सिटिंग इनडेफिनेटली, मतलब हमने जो एडजर्नमेंट पढ़ा उसमें क्या है कि सस्पेंड सिटिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम के लिए था, लेकिन एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है, सस्पेंड सिटिंग इनडेफिनेटली। और जो पावर होता है ना, पावर लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और जो डिसोल्यूशन, अब हम देखते हैं डिसोल्यूशन के बारे में। सो डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ लोकसभा का लाइफ, ठीक है। और प्रोरोगेशन का मतलब होता है प्रेसिडेंट टर्मिनेट सिटिंग्स ऑफ द सिटिंग एंड सेशन ऑफ द हाउस समनिंग बाई प्रेसिडेंट, ये याद रखना है। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, सेशंस पढ़ लिया, जो कि पीरियड बिटवीन सिटिंग ऑफ द हाउस एंड प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन हो सकता है। और रेसेस पढ़ लिया, जो कि पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड रीअसेंबली इन द न्यू सेशन होता है। एडजर्नमेंट पढ़ लिया, जो कि सस्पेंड सिटिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है। और एडजर्नमेंट साइन डाई पढ़ा, जिसमें टर्मिनेट सिटिंग इंडेफिनेटली होता है। और डिसोल्यूशन पढ़ा, जो कि एंड ऑफ लाइफ होता है। प्रोरोगेशन पढ़ा, जो कि प्रेसिडेंट टर्मिनेट सिटिंग एंड सेशन ऑफ हाउस, ठीक है ना। और समनिंग कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कोरम के बारे में देखते हैं कि सो 1/10 ऑफ द टोटल, मतलब 55 फ्रॉम लोकसभा एंड 25 फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है ना। अदरवाइज प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है ना, वो एडजर्न कर देता है। अब हम देखते हैं पोजीशंस ऑफ बिल्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। इसका एक ट्रिक है कि जो भी बिल टच्ड बाय द लोकसभा होगा ना, वो लैप्स हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो बिल टच्ड बाय प्रेसिडेंट होगा डज नॉट लैप्स, ये याद रखना है। मतलब जो भी लोकसभा से टच्ड बाय लोकसभा लैप्स हो जाएगा, और बिल टच्ड बाय प्रेसिडेंट डू नॉट लैप्स। एक चीज़ याद रखना है कि इसमें कि इफ़ बिल हेल्ड फॉर जॉइंट सेशन बिफोर डिसोल्यूशन नॉट लैप्स, ये भी याद रखना है कि जॉइंट सेशन के लिए अगर हेल्ड किया गया है तो नॉट लैप्स। लैंग्वेज जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आर का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन आर मतलब होता है फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग, और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत फॉलो होता है। और काइंड्स ऑफ क्वेश्चन अपने क्या क्या होते हैं, पहला स्टार्ट क्वेश्चन होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है और ओरल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है, अनस्टार्ट क्वेश्चन है, जो कि वाइट कलर का होता है और ये रिटन आंसर इसमें चाहिए होता है, ठीक है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन अपना क्या होता है, ये लाइट पिंक कलर का होता है और ये ओरल आंसर होता है। और प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन जो होता है ना, वो येलो कलर का होता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चंस आर अपने कितने टाइप के इसमें काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ट होता है, अनस्टार्ट होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन होता है। अब हम देखते हैं जीरो आर के बारे में। सो ये जीरो आर होता है पीरियड बिटवीन आर क्वेश्चन आवर्स एंड एजेंडा के बीच में होता है, और नॉट रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है। और ये इंडियन इनोवेशन है, जीरो आर जो है ना, वो इंडिया का इनोवेशन है। और इनफॉर्मल डिवाइस टू रेज अर्जेंट मैटर, ये याद रखना है। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर देख लेते हैं। सो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है मेंबर रेज व्हेन प्रोसीडिंग्स नॉट फॉलो नॉमिनल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इसमें एक्स्ट्रा कुछ याद रखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिवाइस होता है ये, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये जस्ट अ स्टेटमेंट टू टेक अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ द हाउस होता है ये रेजोल्यूशन, ठीक है ना। और 3 कैटेगरीज होते हैं इसमें रेजोल्यूशन में। पहला क्या होता है, प्राइवेट मेंबर ओनली ऑन अल्टरनेट फ्राइडे को मिलते हैं ये लोग। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है बाय मिनिस्टर, एनी डे इसको ये मिल सकते हैं गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लेके। और स्टैट्यूटरी होता है तीसरा, जो कि बोथ प्राइवेट और मिनिस्टर जो है ना, वो पास कर सकते हैं। मतलब रेजोल्यूशन भी अपने 3 कैटेगरीज में, एक प्राइवेट मेंबर्स होता है जो कि ओनली अल्टरनेट फ्राइडेज को देते हैं, और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है कि जो कि मिनिस्टर देता है, किसी भी दिन कर सकता है। और तीसरा होता है स्टैट्यूटरी, जो कि बोथ प्राइवेट और मिनिस्टर दे सकते हैं। और जो रेजोल्यूशन होता है ना, आर सब्सटैंटिव मोशन ऑल वोटेड अपॉन, ये भी याद रखना है। अब हम देखते हैं मोशंस के बारे में। सो इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स हाउ पार्लियामेंट वर्क, ठीक है ना। और ये 3 कैटेगरी से ये भी है। पहला क्या है, सब्सटैंटिव है, जो कि न्यू प्रपोजल होता है। दूसरा क्या है, सब्सटीट्यूट है, जो कि सब्सटीट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल होता है। और तीसरा क्या है, सब्सिडियरी है, जो कि एडिट सब्सटैंटिव करता है, ठीक है ना। और सब्सिडियरी के भी 3 टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी। पहला क्या है, एंसिलियरी है, दूसरा क्या है, सुपरसीडिंग है, तीसरा क्या है, अमेंडमेंट है। सो अभी हमने मोशन के बारे में पढ़ा। तो मोशन में हमने क्या पढ़ा कि 3 कैटेगरीज हैं इसमें। पहला सब्सटैंटिव है, जो कि न्यू प्रपोजल देता है। सब्सटीट्यूट है, जो कि सब्सटीट्यूशन ऑफ ओरिजिनल होता है। और सब्सिडियरी होता है, जो कि एडिट, किसको एडिट करता है, अपना सब्सटैंटिव को। और 3 कैटेगरीज ऑफ सब्सिडियरी होता है, जो कि उसमें भी जो 3 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी होता है, पहला क्या होता है, एंसिलियरी होता है, दूसरा क्या है, सुपरसीडिंग होता है, तीसरा क्या है, अमेंडमेंट होता है। अब हम देखते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में। सो ये किसमें दिया है, इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में दिया है, और ये भी इंडियन इनोवेशन है, ठीक है ना।
मतलब हमने अभी देखा कि जो हमारा 0R है ना वो भी इंडियन इनोवेशन है, और जो हमारा कॉलिंग अटेंशन मोशन है ना वो भी इंडियन इनोवेशन ही है। अब हम देखते हैं क्लोजर मोशन के बारे में। सो इसका मतलब होता है कट, डिबेट एंड पुट टू वोट। और ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, सिंपल होता है। दूसरा क्या होता है, क्लोजर बाई कंपार्टमेंट होता है। और तीसरा क्या होता है, कंगारू होता है। ठीक है ना, कंगारू में क्या होता है, ओनली इंपॉर्टेंट क्लोज आर टेकन, ठीक है ना, अदर्स आर स्किप्ड। और चौथा क्या होता है, गुलेटाइन होता है, जो कि जिसमें क्या होता है, अनडिस्कस्ड क्लॉजेस पुट टू वोट। ये याद रखना है। मतलब क्लोजर मोशन में हमने क्या देखा कि ये 4 टाइप्स के हैं। पहला क्या सिंपल है, दूसरा क्या है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट है, तीसरा क्या कंगारू है जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्लोजेस बस टेकन होते हैं, और चौथा क्या गुलेटाइन होता है जिसमें अनडिस्कस्ड क्लॉजेस पुट टू वोट। याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रिविलेज मोशन के बारे में। सो प्रिविलेज मोशन जो होता है वो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट के टाइम पे होता है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के वक्त होता है, और सेंसर कंसर्न मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है। ठीक है ना। अब हम सेंसर मोशन के बारे में देखते हैं। सो ये स्टेट रीजन फॉर अडॉप्शन, ठीक है ना, नीड नॉट रिजाइन, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ये इसमें क्या होता है, प्रूफ मेजॉरिटी इनको प्रूफ करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, उसको क्या होता है, नॉट नीड नॉट स्टेट रीजन फॉर अडॉप्शन अगेंस्ट एंटायर COM होता है ये, और मस्ट रिज़ाइन। मतलब हमने ये पढ़ा कि जो हमारा जो सेंसर मोशन के वक्त जो होता है ना, उसमें नीड नॉट रिज़ाइन, मतलब इसमें रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसमें रिज़ाइन करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है ना उसमें प्रूफ मेजॉरिटी होता है, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, उसमें अगर प्रूफ हो गया कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो उनको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा एंटायर COM को, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और इसमें कितना सपोर्ट चाहिए होता है, नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू एडमिट, और ये आर्टिकल 75 में दिया है। सो याद रखना है। जो हमारा प्रिविलेज मोशन अभी जो हमने पढ़ा ना, उसमें भी अगर कंसर्न मिनिस्टर हो जाएगा ना, सेंसर कंसर्न मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, ये याद रखना है। अब मोशन ऑफ थैंक्स देखते हैं। सो मोशन ऑफ थैंक्स में प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स फर्स्ट सेशन, ठीक है ना, एंड पुट टू वोट, ये याद रखना है। इसमें भी अगर प्रूव नहीं हो पाया तो रिज़ाइन करता है। और एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, अटेंशन ऑफ अ डेफिनिट मैटर, अर्जेंट मैटर, ठीक है ना। एडजर्नमेंट मोशन ये होता है कि अटेंशन ऑफ अ डेफिनिट मैटर जो कि अर्जेंट होता है। और ये भी क्या होता है, नीड 50 मेंबर सपोर्ट टू एडमिट, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस ये भी है। हमने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, और जो एडजर्नमेंट मोशन है ना ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। और जो राज्यसभा में ये नहीं है, एडजर्नमेंट मोशन राज्यसभा में नहीं है, याद रखना है, आया भी था। और डिस्कशन जो होता है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 2.5 आवर्स। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं, रिस्ट्रिक्शन नॉट मोर देन 1 मैटर ले सकते हैं इस वाले में, एडजर्नमेंट मोशन में। और रिसेंट अकरेंसेज होना चाहिए, नॉट मैटर डिस्कस्ड अर्लियर सेम सेशन, ठीक है ना। मतलब नॉट मोर देन 1 मैटर लेना है, और रिसेंट अकरेंसेज होना चाहिए, और नॉट मैटर डिस्कस्ड अर्लियर इन द सेम सेशन, याद रखना है। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। सो जो बिल होता है ना, बिल प्रपोजल 2 काइंड्स का होता है। पहला क्या है, पब्लिक, दूसरा क्या है, प्राइवेट, ठीक है ना, प्राइवेट बिल। और 4 कैटेगरीज ऑफ बिल्स क्या होते हैं, और अब देखते हैं थोड़ा सा बिल्स के बारे में। सो इसमें प्रपोजल में 2 काइंड्स के होते हैं। पब्लिक बिल में क्या होता है, बाई मिनिस्टर ये करते हैं, और ये 7 डेज प्रायर नोटिस चाहिए होता है इनटू, ठीक है ना, और मे रिज़ाइन इफ़ रिजेक्टेड, ठीक है ना। और लॉ डिपार्टमेंट इसको चेक करता है। अब हम देखते हैं प्राइवेट बिल के बारे में। सो अदर देन मिनिस्टर होता है, और ये फर्स्ट मंथ प्रायर होता है, ठीक है ना, 1 मंथ प्रायर देते हैं। नो रेजिग्नेशन, मतलब प्राइवेट बिल वाले में ना जो होता है ना, अदर देन मिनिस्टर्स ये करते हैं, और ये 1 मंथ प्रायर नोटिस पे ही देते हैं, और इसमें कोई रेजिग्नेशन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हमने जो पब्लिक वाले बिल में पढ़ा उसमें रेजिग्नेशन हो सकता है। अब 4 कैटेगरीज ऑफ बिल्स देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है, ऑर्डनरी बिल है, दूसरा क्या है, मनी बिल है, तीसरा क्या है, फाइनेंशियल बिल है, चौथा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है ना। और सेलेक्ट कमेटी जो होता है ना, कंसिस्ट मेंबर ऑफ द हाउस फिर बिल ओरिजिनेटेड, और जॉइंट कमेटी जो होता है ना, बोथ मेंबर हाउस रिजॉल्व डेडलॉक, याद रखना है। जॉइंट कमेटी और सेलेक्ट कमेटी में क्या दिक्कत है, कि जॉइंट कमेटी में ना कंसिस्ट मेंबर ऑफ हाउस फिर बिल ओरिजिनेटेड होता है, मतलब जहाँ पे बिल ओरिजिनेट कर रहा है वो होता है। और जॉइंट कमेटी क्या होता है, बोथ मेंबर्स ऑफ द हाउस होता है, और रिजॉल्व डेडलॉक, याद रखना है। मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में दिया है इसका डेफिनेशन। और ये क्या इट कंटेन्स द टैक्स बोरोइंग्स बाय यूनियन गवर्नमेंट और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है ना इसमें होता है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये मनी बिल का है।
और स्पीकर जो होता है ना ये डिसाइड करता है कि मनी बिल होगा कि नहीं भी होगा। और ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा होता है विद प्रायर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ओनली इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। ठीक है, ये याद रखना है कि किसमें होता है, ओनली लोकसभा में होता है और ओनली इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स होता है। और जो राज्यसभा होता है ना, नॉट रिजेक्ट्स और अमेंड रिटर्न्स 14 डेज के अंदर। डिफीट ऑफ लोकसभा का मतलब होता है रिजाइन ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। और इसमें ना जो लोकसभा होता है हैज़ ग्रेटर पावर देन राज्यसभा मनी बिल के केस में, और ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा का पावर इक्वल टू राज्यसभा होता है। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल। सो फाइनेंशियल बिल भी 3 टाइप के हैं। पहला क्या है, मनी बिल जो आर्टिकल 110 में है। फिर है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो कि आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में है। और तीसरा क्या है, फाइनेंशियल बिल सेकेंड जो आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में है। और इसमें जो फाइनेंशियल बिल 1 जो है ना, ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होता है। इसमें इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होता है, और इसमें जॉइंट सिटिंग इफ डेडलॉक होगा। और फाइनेंशियल बिल 2 जो है ना, प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, और प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन एट कंसिडरेशन स्टेज रिक्वायर्ड होता है एंड नॉट एट इंट्रोडक्शन स्टेज। और इसमें भी जॉइंट सिटिंग होता है इफ डेडलॉक, ये याद रखना है। जो जॉइंट सिटिंग होता है वो 2 हाउसेस होता है। इसमें ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर होता है। अगर स्पीकर एब्सेंट होता है तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो एब्सेंट होते हैं तो डिप्टी चेयरमैन, और अगर वो एब्सेंट होते हैं एनी अदर पर्सनस डिटरमाइंड बाय द हाउस। कोरम कितना चाहिए होता है, 1/10 होता है। और वोटिंग कैसे होता है, बाई सिंपल मेजोरिटी जॉइंट सिटिंग में होता है, और ओनली फॉर ऑर्डिनरी एंड फाइनेंशियल बिल के लिए होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं ना, पास्ड सेपरेटली बाय ईच हाउस। और जो मनी बिल होते हैं ना, इसमें लोकसभा का पावर राज्यसभा में ज़्यादा होता है, राज्यसभा के मुकाबले ज़्यादा होता है। और ये बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा एंड नॉट बाय राज्यसभा, मतलब जॉइंट सिटिंग के बारे में हो रहा है। और 3 जॉइंट सिटिंग अभी तक हुआ है। पहला हुआ था 1960 में जो कि डाउरी के टाइम पे हुआ था, और 1977 बैंकिंग से रिलेटेड है, और 2002 में टेररिज्म से रिलेटेड है। अब देखते हैं बजट्स इन पार्लियामेंट। सो आर्टिकल 112 में दिया है टर्म बजट। और एक चीज़ याद रखना है, जो बजट टर्म है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर। 2017 में बजट कंटेन्स बोथ रेलवे एंड जनरल होता था। उसके बाद उस मतलब 2017 तक जो बजट होता था ना, इट कंटेन्स बोथ रेलवे एंड जनरल। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू बजट क्या है, प्रेसिडेंट ले करता है प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन फॉर ग्रांट्स, नो मनी विदड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन बाय लॉ, टैक्स लिवाइड ओनली बाय लॉ, पार्लियामेंट कैन अबॉलिश रिड्यूस अ टैक्स बट नॉट इंक्रीज, ये भी याद रखना है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल डीलिंग विद इज टैक्सेशन नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, डिमांड ऑफ ग्रांट्स एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा, ये याद रखना है। राज्यसभा रिटर्न्स मनी बिल विद इन 14 डेज, ये भी याद रखना है। 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर है। पहला क्या है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि नॉन वोटेबल होता है। दूसरा क्या आता है, मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि वोटेबल होता है। और चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो प्रेसिडेंट एक्सपेंस, सैलरीज अलाउंसेज ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट जज, कैग, यूपीएससी, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, यूपीएससी, डेट चार्जेस, ये किसके लिए होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर है ये। और स्टेजेस इन इनैक्टमेंट क्या क्या स्टेजेस होता है इन इनैक्टमेंट ऑफ बजट। सो पहला क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगा। दूसरे पे क्या होता है, जनरल डिस्कशन होगा। फिर तीसरे में क्या होगा, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी होगा। चौथा क्या होगा, वोटिंग ऑन ग्रांट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। और पांचवा क्या होता है, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। छठा क्या होगा, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। सो ये सीक्वेंस याद रखना है। पहले क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ बजट, फिर जनरल डिस्कशन होगा, फिर स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी, देन वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, फिर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, देन पासिंग फाइनेंशियल बिल। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, प्रेजेंट्स अ फ्यू डेज बिफोर बजट, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करता है इसको। और 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं। कट मोशन टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट्स इन बजट, इसमें कौन कौन से कट मोशन होते हैं, पॉलिसी कट होता है जो कि डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, अमाउंट रिड्यूस टू 1 रुपी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इकोनॉमिक कट होता है जो कि अमाउंट रिड्यूस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट। तीसरा क्या होता है, टोकन कट जो कि अमाउंट रिड्यूस्ड बाय 100 रुपीज़, ये कट मोशन से याद रखना है, ठीक है ना। और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा मेक एनी ग्रांट इन एडवांस, अमाउंट इक्वलेंट टू 1
1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन। ये वोट ऑन अकाउंट होता है। जो फाइनेंशियल बिल है ना, मस्ट बी इनएक्टेड विद इन 75 डेज एज पर द प्रोविंशियल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931। अदर ग्रांट्स क्या क्या होता है? पहला, एक्सेस स्पेंट एक्सेस अमाउंट्स देन ग्रांटेड। दूसरा क्या होता है? सप्लीमेंट्री इनसफिशिएंट अमाउंट इन अ पर्टिकुलर सर्विस। तीसरा क्या होता है? एडिशनल फॉर न्यू रिसोर्सेज अर्लियर नॉट कंसिडर्ड। चौथा क्या है? वोट ऑफ क्रेडिट होता है, मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स। अब ब्लैंक चेक होता है। पांचवा क्या होता है? टोकन, जो कि ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन हेड टू अनदर, नॉट एडिशनल एक्सपेंडिचर। छठा क्या है? एक्सेप्शनल होता है, जो कि स्पेशल पर्पज नॉट पार्ट ऑफ करंट सर्विसेज के लिए होता है। फंड्स क्या क्या है? पहला, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 में दिया है। लोन्स रेज्ड, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड्स, नो मनी आउट एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री लॉ। दूसरा कौन सा फंड होता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 267 में है। मीट अनफोर्चुनेट एक्सपेंडिचर के लिए होता है। फंड हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, लिमिटेड कितना है? 500 करोड़ रुपए। तीसरा क्या है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, जो आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में है। ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शंस, पेमेंट विदाउट पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन। याद रखना है 3 टाइप्स ऑफ फंड्स के बारे में। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। सो पहला क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शंस। सो यूनियन एंड रेसिडेंटरी लिस्ट होता है। ओवर राइडिंग ऑन कंकरेंट ग्रेटर देन 2 स्टेट्स रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू मेक लॉ। ऑर्डिनेंस इनऑपरेटिव आफ्टर 6 months इफ नॉट पास्ड। सेकंड क्या है? एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर, जो होता है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल, नो टैक्स लिवाइड कलेक्टेड एंड नो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एग्जीक्यूटिव विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, याद रखना है 3 फाइनेंशियल कमेटीज़ कौन कौन से? पब्लिक अकाउंट कमेटी है, फिर है एस्टिमेट कमेटी, फिर है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। बजट प्रिंसिपल ऑफ एन्यूटी होता है। रूल ऑफ लैप्स फॉलो होता है। मार्च रश होता है। चौथा क्या है? जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन है, जो कि हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी होता है। अप्रूव ऑल इमरजेंसी। क्रिएट या फिर अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इंक्रीज डिक्रीज ऑल्टर बाउंड्रीज, चेंज नेम ऑफ स्टेट्स। ये भी काम किसका है? जुडिशियल का। रेगुलेट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट्स। पांचवा क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट्स लाइज exclusively with the parliament, not state legislative council. Except state legislature can pass resolution creation abolition of state of legislative council. ये याद रखना है। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या क्या, कौन कौन से टाइप का मेजोरिटी होता है? पहला क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी। इसका एग्जांपल क्या है? ऑर्डिनरी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो होगा। सेकंड एब्सोल्यूट होता है, जिसमें ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप होते हैं चाहिए होता है। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए। और तीसरा क्या है? इफेक्टिव, जिसमें 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, ये इफेक्टिव हो गया। एग्जांपल क्या है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है। और चौथा टाइप कौन सा होता है? मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी होता है, जो कि इसमें 3 तरीके के स्पेशल मेजोरिटी होता है। पहले में क्या होता है? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका एग्जांपल क्या है? पार्लियामेंट मेक लॉस ऑन स्टेट लिस्ट। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल। तीसरा स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव सिंपल मेजोरिटी। इसका एग्जांपल क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल अफेक्टिंग फेडरलिज्म। और चौथा क्या होता है? ऑफ स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका एग्जांपल इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। छठा क्या होता है? इलेक्टोरल। फिर फाइनेंशियल कमेटी डू नॉट डू पोस्टमार्टम वर्क, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ राज्यसभा विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा। सो राज्यसभा का पावर इक्वल टू लोकसभा होता है इन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड चीफ इलेक्शन कमीशन। कैग हो गया, अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी हो गया, ऑर्डिनेंसेस, रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, कैग एंड फाइनेंस कमीशन। और देखते हैं लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा।
सो मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा होता है, और जो फाइनेंस बिल 1 जो है ना ओनली राज्यसभा में हो सकता है, और वोटिंग एंड ग्रांट्स एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा है। राज्यसभा नॉट नो कॉन्फिडेंस मोशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। अब देखते हैं इस राज्यसभा का स्पेशल पावर्स कहाँ कहाँ है। जो पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, आर्टिकल 312 क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं, नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट होता है। कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो है ना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में था। पब्लिश ट्रू रिपोर्ट, नो लीगल प्रोसेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हाउस with presiding officers permission to any person member outsider। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होता है, कैन नॉट अरेस्ट ड्यूरिंग सेशन 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर एंड ऑफ द सेशन, ओनली टू द सिविल एंड नॉट क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। याद रखना है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, नो स्पेशल लॉ टू एग्जॉस्टिवली कोडिफाई ऑल प्रिविलेजेस। इंडियन पार्लियामेंट नॉट सवरेन, याद रखना है। अब हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। सो आइए आर्टिकल 168 से लेकर 212 के बीच में दिया है पार्ट 6 में। और 6 स्टेट जो है ना वो बाई कैमरल हैं। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ना फर्स्ट चैम्बर होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सेकंड चैम्बर है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाई स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट कैन अबॉलिश क्रिएट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट डीम्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500 मेंबर हो सकते हैं, और मिनिमम 60 हो सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना है कि इन गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश मिनिमम कितना है, 30 है। और मिज़ोरम में गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश में कितना था, 30 था। मिज़ोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें मिनिमम कितना होता है, 40 होता है, और एक्चुअल स्ट्रेंथ फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट फिक्स करता है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और 5/6 इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इसमें भी क्या होता है, 1/3 फ्रॉम लोकल बॉडीज़, 1/12 बाई ग्रेजुएट्स, 1/12 बाई टीचर, 1/3 बाई MLA हु नॉट मेंबर ऑफ असेंबली, और 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, person to be elected to state legislative council must be elected for assembly constituencies in concerned state and qualified for governor's nomination. Must resident of concerned state to be elected to state legislative assembly must be elected for assembly constituencies in a concerned state. ये किस में दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है, गवर्नेंस डिसीजन इसमें फाइनल होता है, और चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय काउंसिल itself amongst its member। सैलरीज अलाउंसेज जो होता है ना फिक्स्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। नो जॉइंट सेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में कोई जॉइंट सेशन नहीं होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसीजन इज़ फाइनल। कोरम कितना होता है, 10 मेंबर्स का कोरम होता है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स विच एवर ग्रेटर। व्हेन बिल ओरिजिनेटेड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डेडलॉक व्हेन स्टेट लेजिस्लेटिव रिजेक्ट्स not acceptable amendments, not take action within 3 months if second time transmitted to state legislative council, if not passed within a month is deemed to have been passed. When bill originated by state legislative council, if rejected by state legislative assembly, the bill ends and become dead. State legislative council not participate in election of president and representative of state in Rajya Sabha. Will of state legislative assembly जो होता है ना, in ratification of कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ओनली डायलेटरी चैम्बर, एडवाइजरी बॉडी, नॉट इवन रिवाइजिंग बॉडी। कैन डिले अ बिल फॉर मैक्सिमम 4 months के लिए हो सकता है, 3 months इन फर्स्ट इंस्टेंस एंड 1 month इन सेकेंड इंस्टेंस। सबऑर्डिनेट टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है इफ गवर्नर गिव्स एसेंट टू बिल बिकम्स एन एक्ट प्लेस्ड इन ए स्टैट्यूट बुक।